Okay, so we have left our topic here and we will continue from there only. Okay, so the theory of historical materialism has been completed. It is just कि हम उसको further up पढ़ेंगे. ठीक है, देखो theory of materialism जो है, theory of historical materialism has two aspects. It has two aspects. इसके दो aspects हैं. ठीक है, एक आ जाता है mode of production. One is mode of production. और एक आ जाता है dialectical process. एक हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, एक हमारा डायलेक्टिकल प्रोसेस आ जाता है. इसे आप डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म लिखिए. थ्योरी का नाम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है. ठीक है, अब हम मोड ऑफ प्रोडक्शन को भी जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट जस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा थोड़ा वास्ट है, ये समझिएगा. देखो, थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया है. एक आ गया मोड ऑफ प्रोडक्शन, and this mode of production is based on economic infrastructure and social superstructure. Social superstructure. Okay, dialectical materialism on the other hand इज़ दी सेकेंड एस्पेक्ट. ओके, एंड इसमें भी दो वेज की कॉन्सेप्ट को ही डिफाइन किया गया है. एक है हमारा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट और एक मटेरियलिज्म कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब हम मोड ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. देखो, सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज हुई, हाउ सोसाइटी इज़ ऑर्गेनाइज्ड. एंड टू एक्सप्लेन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्लियरली, मार्क्स इंट्रोड्यूसेस दिस आइडिया ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन. ये आइडिया ऑफ प्रोडक्शन को कार्ल मार्क्स ने इंट्रोड्यूस कराया ताकि हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को बेहतर तरीके से समझें. देखो, ए मोड ऑफ प्रोडक्शन मीन्स द स्पेसिफिक वे इन विच अ सोसाइटी प्रोड्यूसेस गुड्स एंड ऑर्गेनाइजेस लेबर. द स्पेसिफिक वे, एक बहुत स्पेसिफिक तरीका जिससे सोसाइटी गुड्स को प्रोड्यूस करती है और लेबर को ऑर्गेनाइज करती है. इन विच अ सोसाइटी प्रोड्यूसेस गुड्स एंड ऑर्गेनाइजेस लेबर. सी, एवरी सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मार्क्स रेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन. हर सोसाइटी एक पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन पर टिकी रहती है. ठीक है, जब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो उसमें फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है. ठीक है, और इसमें अभी हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी समझेंगे, सोशल सुपर स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस मोड ऑफ प्रोडक्शन के कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं. इसके दो कंपोनेंट्स हैं. पेन इतना लाइट क्यों चल रहा है, वेट अ सेकेंड. इसको थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं. ओके, दिस फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, these are the two components, whatever I'm writing, listen. Forces of production, and the second is relations of production. Second is relation of production. These are the two components of mode of production. Okay, what is mode of production? We have already understood. It is a specific way in which society produces goods and organizes labor. Okay, now forces of production and relations of production are the two components of mode of production.
व्हाट डज फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन मीन्स, यहाँ पर ये इंक्लूड करता है नेचुरल रिसोर्सेज को। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में ये नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज में आप ले लो, लैंड ले लो, मिनरल्स ले लो, ये सारे क्या है, ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है। उसके बाद टूल्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। देन कम्स टेक्नोलॉजी, natural resources, tools and resources, technology, human labor and skills. These are the forces of production. These are the forces of production. आप इन्हें कह सकते हो ये productive capacities हैं सोसाइटी की। क्या है? productive capacities of a society. Capacities of a society. ये सारे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। लैंड, लेबर, आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा जब हम 6th-7th की बुक्स में पढ़ते हैं। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आपने ये पढ़ा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स की सर्विसेज इन रिटर्न क्या मिलेगी, जैसे रेंट हो गया, वेजेस हो गया, ठीक है ना। सी एक इसमें आपको मैं एक बेसिक सा समझाना चाहूँगी, लेबर और वर्कर का डिफरेंस। बड़े सारे बच्चों को ना ये पता नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से आता है, बट आपको पता होना चाहिए। लेबर इज़ द वन हु हैज़ नो चॉइस ऑफ वर्क, ही हैज़ नो चॉइस ऑफ वर्क, ठीक है। उसके पास कोई चॉइस नहीं है काम करने की, एंड ये यूजुअली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। whereas if we talk about a worker, he does have a choice of work, okay, he does have a choice of work, और ये आपको यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। Then comes your relation of production. Relation of production refers to the, see इसमें आप इस तरीके से learn कर सकते हो। This refer to relation of production, who owns the means of production, who owns the means of production, ठीक है। Who controls production, who controls production, who works for whom, उनका आपस में रिलेशन क्या है प्रोडक्शन के साथ। अभी जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन कौन करता है, कंट्रोल प्रोडक्शन को कौन करता है, कौन किसके लिए काम करता है, तो ये रिलेशंस जो हैं पावर और इनइक्वालिटी को डिसाइड करते हैं। दीज रिलेशंस, ये जितने भी रिलेशंस हैं, ये पावर को और इनइक्वालिटी को डिसाइड करते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री, ये एग्जांपल है, उस फैक्ट्री की बात करते हैं। तो जितनी भी मशीन्स हैं, वो मशीन्स कैपिटलिस्ट जो है ओन कर रहे हैं। वर्कर्स ओन ओनली देयर लेबर, वर्कर्स वहाँ की सिर्फ अपना लेबर ओन करते हैं, अपना काम, अपना जो स्किल है, बस उनके पास वही है। लेकिन जितनी भी मशीनें हैं वो कैपिटलिस्ट के पास है, और उनको वर्कर्स को अपना वही लेबर बेचना पड़ता है, वो स्किल, वो लेबर बेचकर वो सरवाइव करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ओनरशिप पैटर्न है, इट क्रिएट्स क्लास डिविजन, इट क्रिएट्स क्लास डिविजन। एक गरीब है, एक अमीर है, एक अपना स्किल बेच रहा है और उसी स्किल से वो काम कर रहा है, उसको फिर भी इतने कम पैसे मिल रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ रहा है, उसको वेजेस भी इतने कम मिल रहे हैं, उसको अपनी फैमिली को सर्वाइव करना भी मुश्किल है। वहराज वहाँ पर एक इंसान है जो उस पूरी इंडस्ट्री को या उस पूरी फैक्ट्री को ओन करता है, ठीक है। तो क्लास डिविजन बहुत स्टार्क है जो देखने को मिल रही है हमें। सो टुगेदर दीज फोर्सेस, यहाँ पे जो फोर्सेस हमने पढ़ा और जो ये रिलेशंस हैं, ये दोनों प्रोडक्शन, फोर्सेस और रिलेशन
ऑफ प्रोडक्शन, दे फॉर्म द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। याद रखिएगा, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, इन दोनों का मिलन, इन दोनों का सिंथेसिस, इन दोनों का आपस में टुगेदर होना, प्रोडक्शन, दोनों प्रोडक्शन का आपस में एक साथ होना, इट फॉर्म्स द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। ओके, और आप इसको FOP कहीं पर देखोगे लिखा हुआ होता है बुक्स में, ठीक है। व्हेन यू विल रीड द बुक्स यू विल गेट टू नो FOP इज रिटन और ROP इज रिटन। ये आपकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। यू कैन यूज वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज, बट ऐसा नहीं कि आप पेपर में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को FOP लिखेंगे, पहले आपको एक्सप्लेन करना है एंड आप उसको ब्रैकेट में FOP लिख रहे हैं, और बाद में आप एक बार आपने डिफाइन कर लिया उसको, लेटर ऑन यू कैन राइट इट FOP। ओके, इसके बाद बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर पे आ जाइए। बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर को आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, ठीक है। बेस और सुपरस्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि हाउ सोसाइटी होल्ड्स टुगेदर। ओके, इट एक्सप्लेन्स लाइक हाउ इकोनॉमी, कैसे इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है हर चीज़ को। देखो, ये कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ नॉट व्हाट वी थिंक ऑफ, दिस इज़ व्हाट डज कार्ल मार्क्स हैज़ टू टॉक अबाउट in each and every theory. He has always talked about in an like economic angle or economic aspect everything. And यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी इन्फ्लुएंस करती है एवरीथिंग एल्स, हर चीज़ इकोनॉमी इन्फ्लुएंस करती है। अब मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स की बात कर रही हूँ मैं, अब मार्क्स ने डिवाइड किया सोसाइटी को, मार्क्स ने सोसाइटी को डिवाइड किया, डिवाइड सोसाइटी इनटू बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर। ओके, इकोनॉमिक बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर में कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को डिवाइड किया। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक बेस? सी, इकोनॉमिक बेस ही है जो कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट करने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, if you have not understood any concept you can write it in the comment box. I will try my best to explain you again that concept. Okay, now economic base है हमारा, ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, उसमें फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन आता है, और यही जो है सोसाइटी की फाउंडेशन को बिल्ड करता है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी? द इकोनॉमिक बेस। बेस ही, नाम ही है बेस, जो फाउंडेशन लेकर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारा सुपरस्ट्रक्चर। नेक्स्ट कम्स आ superstructure. See, the superstructure includes, what does it includes? It includes religion, law, politics, education, culture, ideology, state. These are many things that the superstructure consists of, and these institutions grow out of the economic base. Economic base से ही ये इंस्टीट्यूशंस ग्रो होते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा नीचे बेस रहता है और यहाँ हमारा ऊपर सुपर स्ट्रक्चर है, और यही बेस जो है वो इस सुपर स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है एक तरीके से। ओके, नाउ हाउ द रिलेशनशिप वर्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है। मार्क्स डज नॉट से दैट पीपल कॉन्शियसली डिज़ाइन रिलीजन और लॉ टू एक्सप्लॉइट अदर्स। मार्क्स का ये मानना है कि इंसान जो है ना, वो बहुत सोच समझ कर रिलीजन को नहीं डिज़ाइन कर रहा है, वो बहुत सोच समझ के लॉ को डिज़ाइन नहीं कर रहा है। मतलब इन सब चीज़ों को, जो भी हम सुपर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये इंसान ने बहुत सोच समझ कर नहीं बनाए हैं कि हम ये इसलिए बना रहे हैं ताकि हम दूसरों को एक्सप्लॉइट कर सकें। मतलब कहने का ये है कि इस डिज़ाइन तो इंसानों ने किए ना, कि लॉ होगा,
पॉलिटिक्स होगा, एजुकेशन होगा, बट ये कहने का मतलब है कि इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया है कि आप लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये बना रहे हो. इंस्टेड ही सेज institutions develop in such a way that they support and stabilize the existing economic system. कि इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें और एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको स्टेबल कर सकें. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कैपिटलिज्म में. एग्जाम्पल इन कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म में आप देखोगे लॉस प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है. एजुकेशन ट्रेन्स पीपल टू बी डिसिप्लिन्ड वर्कर्स. एजुकेशन होगा तो वो आपको ट्रेनिंग देगा कि आपको डिसिप्लिन्ड वर्कर्स बनना है. ठीक है. रिलीजन है वो आपको पेशेंस सिखाएगा, ओबीडियंस सिखाएगा. मीडिया जो है वो ग्लोरीफाई करता है, जैसे वेल्थ को काफ़ी ज़्यादा, सक्सेस को ग्लोरीफाई करता है. ठीक है. अब ये जितने भी आइडियाज़ हैं ये कैपिटलिज्म को बहुत ज़्यादा नेचुरल और परमानेंट शो करवाते हैं, हालांकि एक्सप्लॉइटेटिव है इन नेचर. ठीक है. कि अब जो एजुकेशन है वो आपको एक डिसिप्लिन्ड वर्कर्स बना रहा है. इसी एजुकेशन से कोई एक ओन करेगा और एक काम करेगा, वर्कर होगा ना, और यही अब जो ओन करेगा इसको वो इन छोटे छोटे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करेगा. कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर होता है ना वो इस बेस को लेजिटिमाइज कर देता है. इस बेस को लेजिटिमाइज कर देता है. यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो जो सुपर स्ट्रक्चर है उसके पास फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को तय करने का हक है. मतलब कि वो इसको चेंज कर सकता है, हक अपनी हुकूमत चला सकता है, एक तरीके से कह सकते हैं. ठीक है ना. देखो एक चीज़ नोट करना है इसमें. सी कार्ल मार्क्स वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट. ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, बट एज आई ऑलरेडी सेड दैट वाज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. ओके, एंड इन दिस lectures, the following lectures, I am going to explain you each and every concept in detail in an elaborated form. Okay, हमने पढ़ा था कि कार्ल मार्क्स जो है ना वो इन्फ्लुएंस हुआ था दो इकोनॉमिस्ट से. एक था एडम स्मिथ. अब ये इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो. ओके, and they have postulated that labor was the source of all wealth. हर wealth का जो source है वो labor है, ये इनका मानना था. और कार्ल मार्क्स भी इस हद तक इन्फ्लुएंस था, बाकी जितने भी पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट इनसे इन्फ्लुएंस था. और वो भी कहता कि अगर आप कैपिटलिस्ट सिस्टम को देखोगे ना ये बहुत ज़्यादा हॉरिफिक है, खुद में ही बहुत ज़्यादा हॉरिफिक है. क्यों? क्योंकि ये वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है. ठीक है. और इसका सल्यूशन भी कार्ल मार्क्स दे रहा है, और इसका सल्यूशन ये था कम्युनिज्म, कि कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ को बनाओ. अभी जो चाइना वाली कम्युनिस्ट सोसाइटी वो तो अलग है कि वहाँ पे एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही चल रही है कि आप बार बार एक ही रूल कर रहा है, एक ही पार्टी है, किसी को आप आगे नहीं आने दे रहे हो. बट कम्युनिस्ट इज टॉकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. उसका सल्यूशन भी कार्ल मार्क्स ने में दे दिया था कि जो एक्सप्लॉयटेशन है इसे रोकने का सल्यूशन क्या है. So according to Karl Marx, production is the first historical act. उसके हिसाब से production जो है वो first historical act है. It is the first historical act and also a necessary condition of history where production represents the materialistic factor. यही production है जो materialistic factor को रिप्रेजेंट करती है, मटेरियलिस्टिक फैक्टर को रिप्रेजेंट करती है. और कैसे सोसाइटी चेंज होगी इसी मटेरियलिस्टिक एंगल से. तो उसने जब सोसाइटी को पढ़ा, उसने सोसाइटी को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से पढ़ा है. हमेशा याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स हैज स्टडीड द सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू पास्ट ऑल्सो, प्रेजेंट और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स. ओके,
और उसने बहुत सारी सोसाइटीज़ को एक्सप्लेन भी किया है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जाके। फिलहाल अभी हमारा यहाँ पे डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म रहता है, वेयर इट इज़, वेट अ सेकेंड, दिस इज थोड़ा ऊपर है हम, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। अब देखो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की अगर हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट हाउ चेंज हैपन्स, हाउ चेंज हैपन्स। ओके, देखो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म में हम कह रहे हैं कि चेंज हुआ कैसे, मतलब चेंज को कैसे हुआ। देखो मार्क्स का मानना था कि सोसाइटी पीसफुली चेंज नहीं होती, एकदम बहुत शांति से सुकून से चेंज नहीं होती है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन दैट अराइजेस व्हेन वी टॉक अबाउट डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। मार्क्स बिलीव्स दैट सोसाइटी डज नॉट चेंज पीसफुली। चेंज जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट, अभी हम इसको कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट कहते हैं, और मार्क्स का ये मानना भी कि चेंज कैसे होता है, कॉन्फ्लिक्ट से, कॉन्ट्रडिक्शन से, ठीक है, इस सबसे चेंज होता है। हाउ डज चेंज हैपन? थ्रू कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रडिक्शन, एंड दिस आइडिया इज कॉल्ड डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। कुड यू थिंक ऑफ इट कि डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म क्या है? सो दिस इज डायलेक्टिकल materialism where it is saying that change happens through conflict and contradiction. Now what is a contradiction? What do you mean by contradiction? See, every mode of production, हर कोई मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें आपको कोई ना कोई टेंशन देखने को मिलेगी, कोई ना कोई बाधाएं देखने को मिलेंगी, हिंड्रेंसेस देखने को मिलेगी। सो एवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन कंटेन्स इंटरनल टेंशंस, ठीक है। अभी आप कैपिटलिज्म में देखो, एक जो कैपिटलिस्ट होता है वो हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, उसका काम ही है प्रॉफिट बनाना। और वर्कर्स का क्या काम है? कैपिटलिज्म में बात कर रही हूँ, कैपिटलिज्म के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। कैपिटलिस्ट का काम है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, वर्कर्स का काम है बेटर वेजेस का, आशा रखते हैं वो हमें बेटर वेजेस मिले और थोड़ी बेटर कंडीशंस मिले, ठीक है। अभी जैसे माइनिंग करते हैं वर्कर्स, ठीक है, और वहाँ पे देखोगे आप कितनी गंदी कंडीशंस होती हैं, उन वर्कर्स बहुत सारे मर जाते हैं, वो खोदते खोदते कोई उसमें चला जाता है, मर जाता है, इंजरीज होती हैं, तो वो एक बेटर वर्किंग कंडीशंस भी साथ में चाहते हैं। तो ये टेंशंस क्यों, मतलब आप देख रहे हो, ये भी चाह रहा है पैसा कमाना, ये भी चाह रहा है पैसा कमाना, दोनों ही कमाना चाहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये ओन कर रहा है, ये कैपिटलिस्ट है, इसलिए ओनर है, ये देना चाहे नहीं देना चाहे इसके हाथ में, इनको ये देना चाहे या नहीं देना चाहिए, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ ओनर। ये जो इंटरेस्ट होते हैं ना, अब दोनों के इंटरेस्ट सेम है, तो वो इससे कम पैसे देगा और खुद ज़्यादा पैसे रखेगा, दैट इज़ हाउ ही विल अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये अगर सेम इंटरेस्ट चले तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे वो पैसा कमा रहा है तो इनको कम दे रहा है और खुद कमा रहा है, लेकिन वर्कर्स कहते हैं कि नहीं भाई, इतना इसकी वैल्यू एक्स्ट्रा है, मुझे भी इसमें से हक चाहिए मेरा। तो दोनों की अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आइडियोलॉजीज़ का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट हैं वो दोनों को एक दूसरे से अपोज करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पीसफुली काम तो होगा नहीं, टेंशन्स होंगी, या तो ये जॉब छोड़ देगा या ये प्रोटेस्ट पे बैठ जाएगा। सो द इंटरेस्ट डायरेक्टली अपोज ईच अदर, एंड जैसे मैंने बताया कुछ भी हो सकता है टेंशन्स क्रिएट होने के बाद, और जब टेंशन्स क्रिएट हो गई तो इट कुड बी पॉसिबल रीजंस, या तो वो वेजेस बढ़ा सकते हैं या फिर वो नौकरी छोड़ देगा अगर उसे कहीं और जॉब मिल रही है। अब इनकी ना वर्कर्स की थोड़ी मजबूरी होती है, क्योंकि नहीं छोड़ सकते हैं जॉब, दूसरी जगह जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सेम सेट ऑफ मनी उनके लिए रखा गया होता है, वैसी कंडीशंस होती हैं, तो दे डोंट प्रेफर टू लीव देयर जॉब्स। जो एक मैं आपको ग्राउंड रियलिटी जो बता रही हूँ, और उनको अपनी हर दिन फैमिली को सर्वाइवल के लिए 1 दिन 2 दिन जो होता है ना, 2 वक्त की रोटी मिलना भी उनके लिए मुश्किल होता है, इसलिए वो नहीं छोड़ सकते हैं जॉब, उनके लिए मुश्किल होता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा कौन उठाते हैं? कैपिटलिस्ट उठाते हैं, ठीक है, कि हाँ इनकी मजबूरी है, इनको काम तो करना पड़ेगा, एंड दे डोंट डू एनीथिंग इन रिटर्न। ओके, कोई कोई अच्छे भी होते हैं, बट मेजॉरिटी यही रियलिटी है कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और जो कैपिटलिस्ट हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, एक अगर हम देखते हैं वेजेस,
अगर उनकी हमने वेजेस बढ़ा दी है, इफ़ वेजेस राइज, तो प्रॉफिट्स गिर जाएंगे ना, प्रॉफिट्स फॉल। उनकी वेजेस बढ़ा दी तो उसके हाथ में खुद क्या पैसा आएगा। और अगर प्रॉफिट राइज कर रहा है, अगर प्रॉफिट राइज कर रहा है तो वेजेस को रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रही है, सामने है, एक ही स्टेटमेंट में दो कॉन्ट्राडिक्शन। अगर प्रॉफिट राइज किया तो वेजेस को कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिली थ्रू दिस एग्जाम्पल, इसे ही कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन विच इवेंचुअली लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन से अब सोसाइटी में ज़रूर होगा, ठीक है ना। एंड दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। वेयर वर वी, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यस, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, सॉरी, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के जो थियरीज के दो एस्पेक्ट्स थे वो हमने कवर किया है। मोड ऑफ प्रोडक्शन को भी कवर कर लिया, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म को भी हमने कवर कर दिया। एंड हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को और डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म में डिफरेंस है, समझ लेना, गलती नहीं करना। ओके, थैंक यू। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव फर्दर विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।